प्यारे से प्रवास सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 14वें क्रम के मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम 13 मॉडल पेपर को एनालिसिस कर चुके हैं और आपको पीडीएफ भी मिल चुकी होगी। आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे हमने सुबह 9 बजे 9 से 10 के बीच में जो है आपको टाइम दिया था, उस समय आपको क्या है पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के मॉडल पेपर की खास बात यह है कि लेवल जो थोड़ा बढ़ाया गया। कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर थोड़ा सा लेवल, तो थोड़ा सा जीके का भी अप किया गया है, साइंस का भी अप किया गया है और थोड़ा मैथ का भी अप किया गया। तो आप सबके लिए आज का टारगेट दे रहे हैं हम। आज जो टारगेट जो है वो 38 क्वेश्चन, यानी कि 38 क्वेश्चन का जो है वो आज को आपको आपका टारगेट रहने वाला। धीरे धीरे जैसे ही 38 क्वेश्चन जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हो, जैसे ही हमारे मॉडल पेपर जो है वो जैसे ही पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, उस प्रकार से आपका क्या है टारगेट भी क्या है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, धोलावीरा की खोज किसने की थी। देखिए धोलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल या सर्वाधिक डेवलपमेंट शहर माना जाता है। तो ये धोलावीरा जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है वो आर.एस. विष्ट ने की थी, ये ध्यान रखें। और यह एक शहर था और मुख्यतः ये बंदरगाह क्या था, यह एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 बंदरगाह थे। एक था लोथल बंदरगाह था, जो कहां स्थित है, गुजरात के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो धोलावीरा जो है, धोलावीरा जो है ये भी कहां स्थित है, ये गुजरात के कच्छ जिले में, ये भी याद रखें, कच्छ और ये अहमदाबाद जिले में स्थित है। दोनों ही क्या थे, बंदरगाह थे। क्लियर है। और इसकी खोज किसने की थी, आर.एस. विष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिलग्राम के युद्ध के पश्चात यानी युद्ध के बाद हुमायूं को किसने शरण दी थी। किसने शरण जो है वो शरण नहीं देते हैं, तो वो शरण किसने दी थी। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी के अंदर जो है वो बिलग्राम का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है वो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह पराजित किया, हरा दिया था। इसमें हार किसकी हुई थी, तो इस युद्ध में क्या है जो हार जो हुई थी वो किसकी, हुमायूं की इसकी हार हुई थी। और जीत जो है वो विजय कह सकते हैं, विजय या जीत पूछी जाती है तो किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की हुई थी। फिर उसको शरण इस युद्ध के बाद कब दी गई थी, तो याद रखें, तो किसने दी थी, राजा वीरसाल ने दी थी। किसने दी थी, राजा वीरसाल ने दी थी। क्लियर है। अकबर जो है वो, अकबर किन के पुत्र हैं, तो अकबर क्या है, हुमायूं के ही पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है क्या हुआ, भूटान देश से लगती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कितने की लगती है, 4 राज्यों की लगती है। राज्य भी पूछे जाते हैं, नोट कर लें। असम, पहला राज्य कौन सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम, और चौथा जो राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं। क्योंकि पूछा जाता है निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान देश से सटी हुई है या इनमें से नहीं सटी हुई है, तो ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। क्लियर है यहां तक। चलिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। देखिए भारत का जीव जो है वो जलीय जीव पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया, जलीय जीव कौन सा है, तो जलीय जीव कौन सा है, गांगे डॉल्फिन, या आपको गांगे डॉल्फिन है या आपको डॉल्फिन ही मिलेगा। तो भारत का क्या है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। ये आप सबको, मैं आशा करता हूं कि ये आप सबको क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से पता हो। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। देखिए गंगा नदी जो है वो भारत की क्या है, भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा ये भारत की सबसे लंबी, भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई का इस क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है। तो लंबाई कितनी है,
2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आता है इसकी सहायक नदियां ज्यादा पूछी जाती है। एक यमुना, यमुना याद रखना, यमुना, कोसी, गंडक, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। तो यमुना याद रखना, यमुना जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, जिसके तट पर भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है, यानी बसी हुई है। तो क्लियर है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या नई जलोढ़, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही काफी कंफ्यूजन है। देखिए पुरानी जो है वो किसको बोला जाता है, बांगर को बोला जाता है, और नई जो है वो किसको बोला जाता है, खादर मिट्टी को। किसको बोला जाता है, खादर मिट्टी को क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको बोला जाता है, तो बांगर को बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी चोटी है, तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। फिर बात आती है अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दो श्रेणियां हैं, दोनों ही कहां स्थित है, तो दोनों ही मध्य प्रदेश एमपी के अंदर क्या है स्थित है। सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंचा स्थान या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृष्णा की सहायक नदियां है, कृष्णा की जो है वो सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो कृष्णा की देखिए भीमा नदी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तंगभद्रा भी सहायक है, कोयना भी सहायक है। तो डी ऑप्शन हम कर सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो है वो गंगा की क्या है, सहायक नदी है। और इसके साथ साथ नोट कर लें, एक मूसी नदी जो है वो भी क्या है, गंगा की कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कल हमने पढ़ा था कृष्णा नदी का उद्गम कहां होता है, महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से। कहां होता है, महाबलेश्वरम महाराष्ट्र राज्य से इसका क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, अलमाटी बांध एक पूछा जाता है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये भी किस नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर क्या है स्थित है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सबसे पहले तो याद रखें किस राज्य की राजधानी है गांधीनगर, तो गांधीनगर जो है वो गुजरात राज्य की, किसकी, गुजरात, किस राज्य की, गुजरात राज्य की ये राजधानी है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये साबरमती, किसके, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसका भी याद रखें, ताप्ती, ये भी एक गुजरात का शहर, कौन सा, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती। ये भी याद रखना, नर्मदा, कौन सा, जबलपुर, कौन सा, जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो भी किसके, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो मैं लिख रहा हूं, आपको अलग अलग मिल सकता है, फल, सब्जी या बागाना फल जो होते हैं, इस प्रकार से आपको उस ऑप्शन मिलेंगे। तो फल और सब्जियों उत्पादन या बागानों के लिए क्या है, ये सुनहरी क्रांति का क्या है, संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक मिनट 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, भारत का सबसे प्रथम या पुराना या प्राचीन, तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे, प्राचीन, पुराना या प्रथम कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कहां स्थित है, ये नैनीताल उत्तराखंड राज्य के अंदर, नैनीताल उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या है, ये स्थित है। याद रखना, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है, पवन ऊर्जा जो पवन चक्की से, किसे, पवन चक्की जो पहाड़ी क्षेत्र में लगी हुई होती है, पवन चक्की जो घूमती है और वो किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को, किसमें, पवन चक्की किसको कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा। साइंस का क्वेश्चन है,
यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में क्या है, रूपांतरित करती है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाए, कच्छ गुजरात के अंदर, कच्छ गुजरात के अंदर। और इसमें पहला प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो वो भी याद रखे, प्रथम स्थान जो है किसका, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य का क्या है, पहला स्थान है पवन ऊर्जा में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय अड्डा कहां स्थित है, तो ये कहां है, कोलकाता के अंदर स्थित है। क्या है, कोलकाता के अंदर स्थित है। एक इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूछा जाता है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां स्थित है, ये दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर स्थित है, याद रखें। एक पूछा जाता है चौधरी चरण सिंह, सबसे ज्यादा चौधरी चरण सिंह, अभी हाल ही परीक्षा में पूछे गए थे दोनों, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां स्थित है, तो कहां, लखनऊ। लखनऊ जो किसकी है, लखनऊ जो है वो किसकी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है, राजधानी है, राजधानी। देखिए हम बेसिक क्वेश्चनों पे भी चर्चा करते चलेंगे, हार्ड लेवल पे भी सभी प्रकार के क्वेश्चन है जो कवर करेंगे। काफी बच्चे नए भी हैं, पुराने भी हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अधिक पूछा गया है, ये 17 अप्रैल को पूछा गया, 17 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछे गए थे। तो सर्वाधिक किसकी है, पुडुचेरी की। किसकी है, पुडुचेरी की। चलो साथ साथ फिर कम भी लिख देते हैं, तो कम किसकी है, दमन व द्वीप की। दमन व द्वीप की जो है क्या है, सबसे कम है। राज्य की अगर बात की जाए, तो अधिक किसकी है, केरल की। केरल की क्या है, अधिक है। और कम किस राज्य की है, कम किसकी है, हरियाणा। किस राज्य की, हरियाणा की क्या है, सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस झील में राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता आयोजित होती है। राष्ट्रीय लेवल पे पूछी जाती है। राष्ट्रीय लेवल पे बात है, नौकायान जो होती है क्या है, नाव की क्या है, एक रेस होती है। तो नौकायान प्रतियोगिता किस झील पर आयोजित होती है, तो वेमनाथ झील पर आयोजित होती है। अगर राज्य पूछा जाए आपसे, तो राज्य अगर पूछा जाए तो कहां आयोजित होती है, केरल। कहां आयोजित होती है, केरल राज्य में आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं। गुणसूत्र नहीं है ये, हाँ, गुणसूत्र के सबसे भारी आवरण को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सबसे भारी आवरण को पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो उसको कोशिका झिल्ली। कोशिका क्या है, कोशिका क्या कहा जाता है, झिल्ली कहा जाता है। याद रखें, क्या कहा जाता है, झिल्ली। फिर याद रखें, गुणसूत्र जो होता है, हो सकता है गुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। देखिए गुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। फिर बात करें अगर संख्या की, तो संख्या भी आप नोट कर लें, कितनी होती है क्रोमोसोम की, 46 जोड़ी। अगर पूछी जाए तो कितनी होती है, 23 जोड़ी। कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कॉकरोच के हृदय में जो है क्या है, सर्वाधिक हृदय भाग जो है वो किसके होते हैं, तो कॉकरोच के होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, तो 13 होते हैं। मानव में कितने होते हैं, 4। मानव में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मानव में कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। बस इतना ही पूछा जाता है यहां से। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलेटोनिक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, तो मिलेटोनिक हार्मोन जो होता है ये किस पर कंट्रोल करता है, तो ये नींद पर क्या है, कंट्रोल करता है। किसमें, नींद पे कंट्रोल करता है। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, पिनियल ग्रंथि करती है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। कौन सी, पिनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का माध्यम क्या होता है, यानी कि हमारा जो भोजन जो हम करते हैं वो अमाशय में जाने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, तो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने का कारण यह है कि यहाँ HCl जिसको क्या बोलते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने के बाद जो है क्या है, ये अम्लीय हो जाता है, अम्ल में क्या है परिवर्तित हो जाता है। अमाशय ग्रंथि से जो HCl हार्मोन जो होता है उसके संपर्क में आने से क्या हो जाता है, इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, माध्यम क्या हो जाता है, तो ये अम्लीय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में यूरिया उत्सर्जित अंग है। उत्सर्जित यानी उत्सर्जित करना, या उसको क्या कहते हैं, फिल्टर बोल सकते हैं अपनी भाषा में। फिल्टर या उत्सर्जित कौन सा अंग करता है, यूरिया को बाहर निकालता है फिल्टर करके, तो वक्कर या गुर्दे, या जिसको क्या बोला जाता है, किडनी। क्या बोला जाता है, किडनी। किडनी क्या है, इसको करती है। और हमारे शरीर में बाहर किसके द्वारा निकलता है, तो मूत्र के द्वारा क्या है, ये बाहर निकलता है। हमारे मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो यूरिया की ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, हमारी आंत को प्रभावित करता है। श्वसन से रिलेटेड जो होती है वो हमारे फेफड़ों को क्या है, अंग को प्रभावित करती है। दमा हो गया, इस प्रकार की बीमारी। अगला क्वेश्चन है कि आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है। कल ही पढ़ा था, कल की सीरीज में आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है, कल ही पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विटामिन सर्वाधिक किस में पाई जाती है, आंवले में। गर्म होने पर सर्वाधिक विटामिन कौन सी नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी सबसे पहले क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, फिल्टर होकर बाहर जो है वो कौन सी विटामिन निकलती है, तो वो बी और सी। बी और सी क्या है, जल में घुलनशील। क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सी है, बी और सी। अगला क्वेश्चन, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। हमने इससे पहले बाघ का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हेमोसेपियंस जो पढ़ा था। और इससे पहले हमने पढ़ा था पेंथोटिग्रियस जो है वो किसका नाम होता है, बाघ का वैज्ञानिक नाम। और पेंथोरोलियो जो है वो किसका, शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। और मानव का क्या होता है, हेमोसेपियंस नाम होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के परिणाम का एसआई मात्रक क्या है। पदार्थ के परिणाम का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट जिसको पूछा जाता है तो क्या है, तो वो क्या होती है, मोल होती है। किससे क्या होती है, मोल होती है। ए ऑप्शन। एम्पीयर किसका एसआई मात्रक है, विद्युत। आप सबको पता होगा विद्युत धारा की, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लें। केल्विन किसका है, ताप का। ताप के कितने पैमाइश मात्रक होते हैं, 3 होते हैं। कौन से, सेंटीग्रेड होता है एक, तो एक फारेनहाइट होता है, और तीसरा क्या होता है, केल्विन होता है। तीनों ही किसके एसआई मात्रक हैं, ताप के एसआई मात्रक हैं, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है। जस्ट ही पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था किसको परिवर्तित करती है, तो ये पवन जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित क्या है, करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कांच में ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, हमने पढ़ा था इस्पात में। अगर इस्पात की अगर बात की जाए तो किसमें, स्टील में। ये हमने कल ही पढ़ा था। तो अगर बात करें कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3980 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। और कांच जो है वो एक अतिशीती द्रव होता है। क्या होता है, अतिशीती द्रव है। ना ही हम द्रव बोल सकते, ना इसको हम ठोस बोल सकते। जब जल में बने हवा के बुलबुले किस प्रकार चमकीले दिखाई देते हैं, या किसके उदाहरण होते हैं, तो किसके उदाहरण होते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है, चमकीले दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो कौन सा पाया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टाइट्रिक अम्ल जो है क्या है वो पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आंवला या हम कर सकते हैं नींबू के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही या दूध के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है या दूध खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट का रासायनिक संकेत क्या है। कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट का रासायनिक संकेत क्या होता है, CO।
Cr किसका होता है? क्रोमियम का होता है। Cu किसका होता है? तांबे का होता है। कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60 में किस में प्रयोग किया जाता है? कैंसर उपचार में। कैंसर उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। या किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में मिलेगा आपको चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 सर्वाधिक किस विटामिन में पाई जाती है? तो विटामिन की बात करें अगर बात करें तो किसमें? B12 में पाई जाती है। किसमें? B12 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? देखिए दो प्रकार के परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिस प्रकार से अगर हम बात करें दूध से दही बनना, तो वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। एक पदार्थ से तीसरे पदार्थ में परिवर्तन होना, दोबारा उसी पदार्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो लकड़ी को जलने के बाद क्या बनता है? कोयला। क्या कोयले से लकड़ी बन सकती है? नहीं। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे बर्फ बनना जल से, या जल से बर्फ, या बर्फ से जल बनना, कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। उसी अवस्था में बार बार रोटेटेड होता रहता है, परिवर्तन करते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तीसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:2, अनुपात का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 3:2:4 तथा इसका परिमाप 130 मीटर, यानी कि त्रिभुज के योग या तीनों भुजाओं के योग को ही क्या कहते हैं? योग को ही क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। यानी कि 180 मीटर है तो भुजाओं को ज्ञात करो। यानी कि एक भुजाएं 3 है, एक 2 है, अनुपात 1:4 है। तीनों भुजाओं का योग कितना है? योग, परिमाप को ही योग कहते हैं। तो योग कितना है हमारा? 180 डिग्री। तो हमें एक की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? एक की वैल्यू। तो इसके बराबर रख देता हूं मैं, 3 + 2 + 4 कितने हो गए? 9 हो गए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एक बराबर कितनी आ गई? 20। 1 डिग्री कोण का मान कितना है? 20 है। फिर बात कर रहे हैं कि अनुपात में दिया गया तो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो इसको गुणा कर देते हैं 20 को, इसको 20 से गुणा कर देते हैं और इसको 20 से गुणा कर देते हैं। तो मान हमारा क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 60। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 40। फिर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 80। तो किस ऑप्शन में 60, 40, 80 दिए हुए हैं? 60, 40, 80 बी ऑप्शन में दिए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी परिमाप दिया हो तो परिमाप जो है वो तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग को ही परिमाप बोला जाता है। फिर अगला सवाल क्या दिया गया है? 5/3, 8/4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या दिया गया है? 5/3 और 8/4 में कौन सी क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको एक तरीका बताया था कि बज्जर गुणा कर दो। क्या कर दो? बज्जर गुणा कर दो। क्या कर दो? बज्जर गुणा कर दो। सबसे पहले तो बज्जर गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा? 20। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। बड़ी कौन सी संख्या है? 20 या 24? 24। तो कौन सी हो जाएगी? 8/4 क्या है? सबसे बड़ी संख्याएं हैं। कौन सी है? 8/4 बी ऑप्शन हमारा हो जाए। छोटी पूछी जाती तो कौन सी हो जाती? 5/3। कुछ भी पूछा हो आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 ब्रैकेट दिया हुआ है, 3 फिर क्या है? 2 फिर घात क्या है? 2। इस प्रकार से घातें दी हो, अगर ब्रैकेट के ऊपर फिर दोबारा घात दी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि वो क्या होता है? सॉरी, गुणा कर देते हैं। क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 3 की घात क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो देखिए 3 को 4 बार लिख रहे हैं। 3 को कितने बार लिखेंगे? 4 बार। 3 तिया 9, 9 ती कितना होता है? 27, 27 ही कितना होता है? 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर किसी प्रकार से घातें, या जैसे 5 की घात फिर ब्रैकेट फिर 3 दिया हो तो घात को क्या है? गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 की घात है 6। ये याद रखना है। ब्रैकेट में जब घात की घात दी हो तो क्या है? मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, फिर चाहे कोई भी सवाल दिया हो। तो ये कैसी? डी ऑप्शन। इस प्रकार का सवाल डालने का हमारा जो मोटो जो होता है कि ये होता है कि आपको हम बता सके कि अगर घातें दी हो, ब्रैकेट में घात की घात दी हो तो वो क्या होती है? गुणा होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त दिए गए हैं, क्या है?
पहला वर्ग दिया गया है, ए मान लेते हैं इसको बी, इसका अनुपात 5 है, इसका 6 है, तो मान रखते हैं सभी का, इसका रख देते हैं पाई, आर क्या है हमारी 5, सुकेर लगा देते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है बराबर, तो पाई, इसका सुकेर लगा देंगे। क्लियर है, बराबर संख्याएं हो तो पाई से क्या कर देते हैं, पाई से पाई को काट देंगे, पाई से पाई को काट देंगे। 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25 होती है, 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36 होती है। तो देखिएगा मान अगर कट रहे हो तो अभी भी काट सकते हैं, लेकिन अब ये संख्या कट नहीं रही है। अगर 12 24 अगर मान आता तो काट भी सकते हैं, एक अनुपात 2 आ जाता, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आ जाएगा 25 36, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। क्लियर है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे पास कमेंट कर दें, आपके क्लास में जो है वो क्या है कमेंट की क्या है हम चर्चा करेंगे। कोई सवाल में या कुछ भी आपको कुछ लगे, डाउट लगे, हाँ लेवल में कुछ भी आपका सवाल हो, आप कमेंट अवश्य करें। यदि एक त्रिभुज में कोण ए, यानी कि एक त्रिभुज बना लेता हूं पहले, कोण ए, इसको कोण ए मान लेता हूं, 90 डिग्री दिया गया है 90 डिग्री, तथा कोण बी 80 डिग्री, इसको कोण बी मान लेता हूं 80 डिग्री। तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। आप सबको पता है तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री। 90 और 80 कितने होते हैं, 90 और 80 कितने होते हैं 170, माइनस कर देंगे, यानी 20 डिग्री का कोण है ये 20 डिग्री। ऐसे त्रिभुज नहीं बनेगा कभी, आप इस ये तो एक कल्पना कर रहे हैं, मतलब कि आपको सवाल समझाने के लिए बताया गया, कभी आप सोचो ऐसे बनेगा, ये 20 डिग्री नहीं है, ये ज्यादा का कोण है। क्लियर है, तो 20 यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, 6 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी है। तो आदमी की वर्तमान आयु, यानी कि आदमी का नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया है एक आदमी है। क्या बताया गया है, एक आदमी है और एक पुत्र है। आदमी लिख देता हूं, चलो फिर क्या लिख देते हैं पुत्र। एक आदमी की आयु उसकी आयु से 2 गुनी है, यानी कि आदमी की 2 वर्ष है तो इसकी 1 वर्ष है। क्लियर है, 2 गुनी होगी। 6 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की आयु 1 है तो इसकी कितनी है 3 गुनी है। क्लियर है, फिर लास्ट में क्या पूछा गया है, समय कितना दिया गया 6 साल बाद। तो आपको बताया था 6 यहां कर देंगे, 6 यहां कर देंगे, यहां भी बजर गुणा होगी, इससे पहले भी हमने बजर गुणा से सोल्व किया था, अंतर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आदमी की वर्तमान आयु बताओ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, तो 2 एकम 2, अंतर को अंतर से मल्टीप्लाई करना है। इसको करेंगे 3 एकम 3, तो अंतर कितने का 1 का, तो 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, माइनस 6 एकम 6, तो क्या आ जाएगा 12। अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 6 का, अंतर कितने का है 6 का। सॉरी 1 मिनट समझेंगे, 6 3 18, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 एकम 6, अंतर कितने का है 12 का, अंतर कितने का है 12 का। तो 1 बराबर क्या कर देंगे 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। याद रखेंगे अंतर को अंतर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 12 से क्या करेंगे गुणा, तो इसकी आ गई 24 वर्ष। इसको 12 से करेंगे तो कितनी आ गई, इसको 12 से करेंगे तो कितनी आ गई 12 वर्ष, यानी पुत्र 12 वर्ष का होगा, आदमी 24 वर्ष का होगा। कितना 24 वर्ष का। फिर याद रखें वज्र गुणा कर लें, इस प्रकार से लिख लें, फिर इनका अंतर दोनों का निकाल लें। इसका अंतर 12 का था, उसका अंतर कितने का था 1 का था, तो 1 बराबर 1 होता है। अगर 2 का होता तो बराबर 6 आ जाता, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते। अब पुत्र की पूछी जाए तो कर दो, कितनी 12 वर्ष। आदमी की पूछी गई तो कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 मीटर प्रति सेकंड, क्या दिया गया हमें 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे में, समय क्या दिया गया है 2 घंटे, समय क्या दिया गया 2 घंटे में ज्ञात करना है। तो मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18, क्या करते सॉरी 18/5 आएगा, सॉरी 18/5
5 कर देंगे। समय कितना दिया गया है 2 घंटे, कितना दिया गया है 2 घंटे, कितना दिया गया है 2 घंटे, गुणा में लगा देंगे 2। इसको इससे काटेंगे 50 को, 50 को 5 से काटेंगे 10, तो यानी 180, 180 दूनी 360 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी पूछी गई है तो 360, 1 घंटा पूछा जाता तो कितनी हो जाती है हमारी 180। ये याद रखें, दोनों की वैल्यू को समान कर लें। मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो समय भी क्या है सेकंड में बदल लें। अगर किलोमीटर घंटे में पूछा गया तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया, फिर हमारी आ जाएगी 360 किलोमीटर दूरी तय करेगा 2 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 6/20 का प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100 लगाते हैं, सिंपल सी बात है, आपको बताया था। क्या कर देंगे, गुणा में 100 लगा देंगे। इसको क्या पे काट देंगे 5 से, तो यह आ जाएगा, गुणा करेंगे 30%। कितना आ जाएगा 30%, कितना आ जाएगा 30%। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो मिस टाइप हो गया, थोड़ा सा ऑप्शन नहीं लगा पाया टाइप पर। अगला क्वेश्चन है 500 का 5/500 का क्या दिया गया। प्रतिशत का सवाल बड़ा मजेदार और छोटा सा सवाल होता है, बिल्कुल आसान तरीके काफी लगते हैं इसमें। तो देखिए 500 अगर दिया हो, साथ साथ लिख दिया का के क्या बताया था गुणा, क्या दिया गया है 5/10, क्या दिया गया है 5/10 दिया गया है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या लगा देंगे, गुणा में क्या लगाते हैं 100। 2 जीरो से क्या कट गई 2 जीरो, क्या कट गई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। फिर काटेंगे इसको, इससे काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा 2 से, कितने से 2 से, तो 5/2 यानी 2.5। क्या पूछा गया है, यानी 500 का 5/10, 5/10 का मतलब क्या होता है 0.5, 500 का 0.5 कितना होता है 2.5 होता है, कितना होता है 2.5 होता है। क्लियर है, तो ये हमारा 2.5 शॉर्ट भाषा में बोलते हैं 2.5 आ जाएगा। बेलन का आयतन, बेलन ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। सेम वो ही सवाल है, क्या किया था, मीटर प्रति सेकंड को किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा किया था 18/5 से। 5 को काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा, 5 को काटेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, तो 6 × 18 कितने होते हैं 800 के 48, 8 के 48, 8 6 कम 6, 6 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 108 सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए राम किसी वस्तु को 3000 रुपए में खरीदता है, 4500 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, किस पे क्रय मूल्य पर निकलता है, खरीदता है, यानी कि 3000 रुपए की खरीदी कोई वस्तु, कितने में बेची 4500 रुपए यानी 4500 रुपए में। लाभ कितना हुआ, पहले तो ये याद रखे कितना 1500 को, ये क्लियर है। अगर यहां दिया हुआ एक ऑप्शन लाभ का एक हानि का तो कंफ्यूजन नहीं होना। सबसे पहले तो क्लियर हो रहा है कि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 1500 रुपए का, किस पर हो रहा है क्रय मूल्य पर बात की हमने, 3000 रुपए की खरीदी गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो और 15 से काटेंगे तो 2 बार कट गया, कितने 2 बार 50, 2 बार कटने पर क्या आ जाता है 100, 50% का उसको लाभ हो रहा है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ 50% हानि दिया हो, आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे आप तो लाभ हो रहा है, सबसे पहले तो ये देख लें। अगला क्वेश्चन एक क्रिकेट मैच में 6 पारियों का औसत रन 12 है, यदि प्रथम 5 पारियों का औसत रन 10 है तो अंतिम पारी का औसत ज्ञात करो। सिंपल सा बताया था, कितने पारियां गुणा कर देंगे, 12 पारियों का 6 है, फिर प्रथम 5 पारी का कितना है 10 है, तो बराबर लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 छिक्के क्या होता है 12 पंज 60 और 12 छिक्के 72 होता है 22। फिर 5 पारियों का कितना है 50, कितना है 50, कितना है 50 है। तो फिर आपको याद रखना है 5 पारियों का तो 50, तो अंतिम पारी की रन रेट क्या हो जाएगी, 2 से 2 कर देते हैं, 2 से 2 22 रन, कितने हो जाएंगे 22 रन। ऑप्शन में नहीं हो सकता, मिस टाइप हो गया था, 22 कर देंगे, कितने हो जाएंगे 22 कर देंगे। 5 पारियों का 10 है
और 6 पारियों का कितना है 12 है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 6, 2, 3, 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कितने हैं ए बी और सी, तीनों ए कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, बी कितने में कर रहा है 3 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। तीनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा लघुत्तम 6 आ जाएगा। लघुत्तम कितना 6 आ जाएगा। कितना क्षमता निकालेंगे, लघुत्तम कितना आ गया तीनों का 6 आ गया। 6 में भाग कितने बार जा रहा है 3 बार, ये कितने बार 2 बार, ये बार 1 बार। क्षमताएं कितने आ गई एक दिन की काम करने की 6, क्षमता कितनी है 6, काम कितना करना है 6, तो 6/6 लगा देंगे यानी एक दिन में। हो सकता है काम यहां दिया हो 60, तो क्षमता कितनी है 6 एक दिन की, तो 60 से भाग लगा देंगे तो कितने आ जाएंगे 10। तो इस प्रकार से याद रखना, पहले क्षमता निकाल लेना और फिर काम से भाग दे देना, तो 6 आ जाएगा। एक दिन के अंदर कर देंगे तीनों मिलकर अगर उस काम को एक साथ करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए का 12% दर से 1 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारे पास 6,000 रुपए दिए किसी व्यक्ति ने, कितने % पे दिए 12 पे, कितने समय के लिए 1 वर्ष के लिए। इनटू में क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0, 12 5 60, 12 6 क्या होता है 72, यानी कि 7200 रुपए क्या हो जाएगा मिश्रधन। अगर ब्याज की बात की जाए तो 6,000 माइनस कर देंगे, तो ब्याज कितना आ जाएगा हमारा 1200 रुपए। कितना आ जाएगा 1200 रुपए हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया का जो संबंध पंछी से है, सेब का वही संबंध किससे। चिड़िया क्या है एक पक्षी है, सेब क्या है एक सब्जी या फल, फल, सब्जी या फल, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से भिन्न है, देखिए जीके का भी क्वेश्चन है और रीजनिंग का भी है। टोक्यो क्या है जापान की राजधानी, जापान की। मैक्सिको क्या है एक देश है। भारत क्या है एक देश है। चीन क्या है एक देश है। तो भिन्न क्या है टोक्यो, यानी टोक्यो क्या है भिन्न है, जो राजधानी दी गई है सभी देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि CHAIR को FKDULU की तरह लिखा जाएगा तो RID को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो देखेंगे संख्या का गैप है, C के बाद C को क्या लिखा है F लिखा है, तो C के बाद क्या आता है D के बाद क्या आता है E, यानी कि 2 का क्या है गैप है। चलो चेक करते हैं 2 का ही गैप क्या है क्या। H के बाद क्या आता है I के बाद क्या आता है J के बाद क्या आता है K, तो K ही है। चलो एक संख्या और चेक कर लेते हैं, 3 क्रम चेक कर लेते हैं। A के बाद क्या आता है B के बाद क्या आता है C, तो क्या दिया गया है D हमारे पास दिया गया है, तो यानी कि 2 का गैप दिया गया है। तो R लिखा गया है, R के बाद क्या आता है R S, फिर क्या आता है T, तो उसके बाद क्या आता है U सभी संख्याओं में है। तो अगली संख्या चेक कर लेते हैं। A के बाद क्या दिया गया है A, 2 का गैप दे देते हैं, B छोड़ देते हैं, C को छोड़ देते हैं, तो D, तो U और D, तो D देखिए किस ऑप्शन में है, D नहीं है, ये तो कट हो गया यहीं पे। इसमें भी UL है, ये भी कट हो गया। UD इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो हमारा C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3, 5, 9, 11, 15, 17 क्या दी गई है क्रम से, सभी विषम संख्याएं हैं, सभी में 2 का क्या है गैप दिया गया है। 3 के बाद 5, सॉरी 1 मिनट देखेंगे समझेंगे। 3 के बाद क्या है 5, 7 नहीं दिया गया है। 9 के बाद 11, 11 के बाद फिर 13 नहीं दिया गया है। फिर 15 के बाद 17, 17 के बाद फिर 19 नहीं दिया गया है। तो फिर 21 के बाद यानी 3 के बाद 5 दिया गया है, 5 के बाद 7 नहीं दिया गया है, तो एक संख्या छोड़ दी गई है, क्या आ जाएगा 23। 23 के बाद क्या कर दें 25, 23 को छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं 25। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसके बाद 23 छोड़ दे, 23 के बाद 25 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीता पश्चिम की ओर, तो ये देखिए डायग्राम बना लेते हैं, पहले ही हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमारी
उत्तर दिशाएं हैं, ये हमारी पूर्व दिशाएं हैं, ये हमारी पश्चिम दिशाएं हैं और ये हमारी दक्षिण दिशाएं हैं। फिर हम संगीता को क्या करते हैं, चलाना स्टार्ट करते हैं। संगीता पश्चिम की ओर चलती है, तो पश्चिम किस तरफ है, संगीता इस तरफ चलती है, ये याद रखना है। प्रारंभ करती है और कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर। तो बायां स्थान कौन सा है, बाईं ओर मुड़ती है, तो ये इसका क्या है, दायां, ये क्या है, बायां। तो बाईं ओर मुड़ती है यानी नीचे की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। पुनः कुछ दूर चलने के पश्चात फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर भी बाईं ओर मुड़ जाती है, उसके बाद भी क्या है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाईं ओर इसका बायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, तो अब की बार बायां ये होगा, क्या होगा, बायां ये होगा। याद रखें क्योंकि दिशा ही पलट गई, किसी दिशा में इस प्रकार दायां है तो इस प्रकार बायां है, तो इस तरफ घूमेगी तो बायां इस तरफ आ जाएगा, ये दाएं तरफ आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरफ मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये कौन सी है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्त करूं उससे पहले आपको बता दें कि इसकी क्लास की पीडीएफ के लिए कमेंट रहेंगे आपके, तो पीडीएफ हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको अगले दिन 9 बजे। कल भी बताया था, आज भी क्लास शुरू होने से पहले बताया, 9 बजे मिल जाएगी आपको पीडीएफ आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिया हुआ है। अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें जो है अधिक आर्मी की कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, किसी भी लेवल का आपका जो है वो डाउट हो, भर्ती से रिलेटेड हो या कंटेंट से रिलेटेड हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।